दिस इज़ पुरुजा अनुथ्रिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे रिलेटेड 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। इसका चौथा पार्ट जो है आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दबाव बदलना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। क्या आपने दैनिक जीवन से आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल हाँ। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कपड़े धोकर सुखाते हैं बाहर, तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मियों में टेम्परेचर 48-50 तक पहुंच जाता है, तो कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि 100 डिग्री टेम्परेचर होता है उसका क्वथनांक जो होता है वाटर का। लेकिन टेम्परेचर जो है वो 100 तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कपड़े बहुत जल्दी सूख गए। और अगर मौसम का टेम्परेचर कम है, जैसे कि 25-22 30 के करीबन है, थोड़ा टाइम लगता है कपड़े को सूखने में, लेकिन कपड़ा जो है उसमें भी सूख जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कंटिन्यू वाष्प होता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर हो या फिर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जल को खुला छोड़ देने पर या धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। हाँ, गीले कपड़े बिल्कुल सही, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, और इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? तो जल का क्या है, धीरे धीरे वाष्प होता गया जल। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं या कभी रुकते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, पदार्थ के जो कण हैं वो हमेशा गति करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप गैस की बात करो तो गैस में ब्राउनी गति पाई जाती है, रैंडम गति। ठीक है, वो हमेशा रैंडम गति करते रहते हैं, हमेशा कभी भी नहीं रुकते। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही बात है, गैस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी गतिज ऊर्जा, द्रव में थोड़ी कम पाई जाएगी। ठीक है, और ठोस में जो है और कम गतिज ऊर्जा पाई जाएगी, बहुत ना के बराबर, बहुत कम। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, द्रव में जो सतह पर पाए जाते हैं वो कण, उनमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है, उन्हें बहुत सारी गतिज ऊर्जा होती है, काफ़ी अमाउंट में। ठीक है, ताकि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहा जाता है। भाई एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसे क्वथनांक बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी क्या है कि वाष्प में बदलता रहता है या फिर स्टेज चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब स्टेज चेंज का मतलब है लिक्विड से गैस में बदलना। तो ये क्या है कि वाष्प में बदलता रहता है, गैस में बदलता रहता है, इसको बाष्पीकरण कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया कपड़े सुखाने वगैरह वाला अपना एग्जाम्पल। ठीक है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कई सारे कारक हैं, इसकी क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं। एक परखनली में 5 ml जल है, उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। हाँ ठीक है, वही सेम है, मतलब या तो एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरा एक चीनी मिट्टी की प्याली में। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमीरा के अंदर रख दें। ठीक है, कमरे का तापमान नोट करें। ठीक है, तो आपको करना क्या, 3 परिस्थिति बताई इन्होंने। एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया 5 ml और इसे खिड़की या पंखे के नीचे रख दिया। एक खुली प्याली में लिया उसे सेम 5 ml और इसे उसमें क्या बोलते हैं, या तो अलमीरा के पास रख दिया फिर पंखे के नीचे। और तीसरा डर लिया अपनी क्लास में एक अलमीरा में रख दिया। सॉरी, सेकंड वो है खिड़की के पास या फिर आपको पंखे के नीचे रखना है। लेकिन थर्ड सिचुएशन में क्या करना है, आपको क्लास की किसी अलमीरा में रख देना है। ठीक है, जहाँ पे हवा नहीं आ रही हो, तो हवा नहीं आएगी तो वो ml उतना ही रहेगा वाटर। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अलमीरा है या फिर जहाँ पे हवा आ रही है वहाँ कम होता जाएगा। परखने लिए तो वो उसका मुंह छोटा है, अब मुंह छोटा है तो जाहिर सी बात है इतना जल्दी जो है वो बाष्पीकृत नहीं हो पाएगा। लेकिन खुली प्याली में जो है वो ईजिली हो जाएगा कंपैरेटिवली, ये नहीं कि उड़ जाएगा पूरा, नहीं। ठीक है, और अगर धूप में रख दोगे आप तो जाहिर सी बात है उड़ जाएगा वो कुछ टाइम बाद। इन सभी परिस्थिति में बाष्पीकरण में लगे समय व दिन को भी नोट करें। ठीक है, बहुत सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा अलमीरा में जो क्लास में रखा है, वहाँ कहीं से एयर भी नहीं आ रही जो उसको बाष्पीकृत कर दे। ठीक है, नमी वाली एयर होती है एक, और एक होती है जो शुष्क एयर होती है। तो शुष्क एयर क्या होती है, अपने साथ वाटर वेपर्स को ले जाती है। नमी वाली तो नहीं ले पाएगी उतनी ज़्यादा, लेकिन शुष्क वाली काफ़ी ज़्यादा ले जाती है। ठीक है, यही सब है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो बढ़ेगी, भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने जो प्याली में लिया, बोल में लिया, तो उसमें क्या होगा कि ईजिली बढ़ेगा। सॉरी, सरफेस उसका बड़ा होगा, सरफेस बड़ा होगा तो ईजिली जो है वो बाष्पीकृत हो जाएगा। परखनली का मुंह बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसे टाइम लगेगा बाष्पीकृत होने में। ठीक है, आपने सिचुएशन चाहे सेम दी हो, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा उसमें कंपैरेटिवली सतह क्षेत्र ज़्यादा के चौड़े मुंह वाली प्याली की अपेक्षा। ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम कपड़े को एक जगह तार पे ऐसे ही पटक दिया, ठीक है, हमने उन्हें फैलाया नहीं, तो उन्हें टाइम लगेगा सूखने में।
लेकिन हम उन्हें फैला के एकदम अच्छे से सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो ज़्यादा जगह से बाष्पीकृत होगा, ज़्यादा जगह से बाष्पीकृत होगा तो जल्दी से जल जो है वो निकल जाएगा कपड़ों से और सूख जाएंगे। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे भी बाष्पीकृत हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो ईजिली बाष्पीकृत हो जाएंगे, जल्दी से बाष्पीकृत हो जाएंगे। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब हवा में जितनी भी जलवाष्प की मात्रा है, नमी जिसे बोला जाता है, आर्द्रता बोला जाता है। आपने देखो सर्दियों के टाइम पे जो हमारी या फिर बारिश के टाइम पे हमारी जो हवा होती है उसमें नमी होती है, ठीक है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे जो होती है वो शुष्क होती है एकदम, ठीक है, उसमें नमी नहीं होती है। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल फिक्स रहता है, ठीक है, कि वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प पाई जाएगी एक निश्चित टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कम तो जलवाष्प ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो जलवाष्प कम, ठीक है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो बाष्पीकरण की दर घट जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वायु में ऑलरेडी जल के कण हैं मौजूद, तो वो जो है अपने जो भी हो कपड़े वगैरह उनसे ईजिली नहीं खींच पाएगी वाटर को, ठीक है, जलवाष्प को ईजिली नहीं खींच पाएगी। लेकिन अगर हवा में नमी नहीं है, हवा ही शुष्क है, तो वो ईजिली खींच पाएगी, ठीक है, नमी होने के लिए, नम होने के लिए, तो जो है वो ईजिली बाष्पीकृत हो जाएगा। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हवा तेज चल रही होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कारण वायु के साथ उड़ जाते हैं। सही बात है, अगर हवा नहीं चल रही होगी, ठीक है, आपने उमस का मौसम देखा हो, जैसे कि क्या होता है कि काफ़ी दिन से बारिश नहीं पड़ी या फिर फर्स्ट टाइम बारिश पड़ी तो क्या होगा कि अंदर से नमी गर्मी जो वो बाहर निकलती है, ठीक है। अगर हवा नहीं चल रही होती तो इतनी उमस हो जाती है मौसम में जिसका हद नहीं, बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, ठीक है। लेकिन हवा भी चल रही होगी साथ ही साथ तो वो क्या करेगी, उमस नहीं होने देगी, ठीक है। तो वायु के तेज होने से जलवाष्प कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ठीक है, देखते पर खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर बाष्पीकरण होता रहता है। बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, क्योंकि बाष्पीकरण जब होगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। ऊर्जा कम हो जाएगी तो क्या द्रव को मतलब एनर्जी तो चाहिए ना, तो आसपास के मौसम से एनर्जी लेगी, तो इससे क्या है कि वहाँ के मौसम को ठंडा कर देगी वो, ठीक है। इस तरह आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। मतलब आप समझिए, जैसे कि अपने एक बड़ा सा तालाब है, वहाँ से क्या हुआ, जलवाष्प बन गए, कण निकल गए, तो ठीक है, जलवाष्प निकल गई तो क्या होगा कि द्रव का जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसे टेम्परेचर चाहिए थोड़ा, है ना, टेम्परेचर चाहिए तो क्या करेगा, आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, शुष्क वातावरण वगैरह है, ये थोड़ा कम नम है, उस वातावरण से एनर्जी लेगी। अगर उस वातावरण से उसने एनर्जी ली और हमें वही एयर फील हो रही है जो चारों तरफ की सराउंडिंग्स की एयर हमें फील हो रही है, अब उस एयर में अगर टेम्परेचर कम हो गया तो हमें शीतलता लगेगी, ठंड फील होगी, ठीक है, हमें ठंडा लगेगा। जब आप एसीटोन, हाँ बेटा, या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, हमको ठंडा फील होता है। स्प्रिट वगैरह के केस में भी देखा होगा आपने, ठीक है, तो हमें ठंडा फील होता है, एसीटोन हुआ, स्प्रिट हुआ, इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, और बाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप बाष्पीकरण के कारण शीतल होने की और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ठीक है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? भाई इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो सूती कपड़े जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमें ठंडा फील होगा, ठीक है। एक बार अपन फिर से ये देख लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि हम गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों में हम अपने घर की छतों पर जो है पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे कि क्या है कि हमें ठंडा रहे, क्योंकि दिन में क्या होती है, छत गर्म हो जाती है। हमने जैसे उसमें पानी डाला तो पानी डालेंगे तो क्या होगा कि पानी बाष्पीकृत होगा। हमने शुरू में आपको बताया था कि पानी बाष्पीकृत होगा तो जब पानी की स्टेज चेंज हो रही होती है या फिर किसी भी लिक्विड या किसी भी मैटर्स की स्टेज चेंज हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है, वो सिर्फ स्टेज चेंज करने के काम में आती है, ठीक है। तो जब छत गर्म है
वो जल से बाष्प बन रहा है, तो क्या होगा कि जल से बाष्प करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होगी। तो हीट जो है वो उस छत में से लेगी, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देगी। वो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि जल को बाष्प बनने में वो लगाएगी सारी एनर्जी को, सारी हीट को जल से बाष्प बनने में लगाएगी, तो छत का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हमें शीतलता फील होगी। इसलिए हम जो है गर्मियों में छतों पर छतों पर पानी डालते हैं। ठीक है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। बिल्कुल सही बात है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। तो होगा क्या कि पसीना जो है वो बाहर आएगा, ठीक है, वो उड़ के जाएगा, फिर हमें थोड़ी सी हवा फील होगी तो हमें ठंडा लगेगा उससे। जैसे कि हम जानते हैं बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके बाष्प में बदल जाते हैं। भाई जैसे ही पसीना आया बाष्प में बदल जाएगा, तो हमें जो है वो ठंडा फील होगा वहाँ पे, और हवा चलेगी तो और ही ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो गुप्त ऊष्मा जो यूज़ में होती है स्टेट चेंज होने के लिए लिक्विड टू जलवाष्प में, तो वो जो है हमें ठंडा फील कराएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं और पास की उसका सराउंडिंग्स का, तो हमारी बॉडी से ही लेगी उस टेम्परेचर को, तो इससे हमें शीतलता फील होगी। तो ये हमारा शरीर जो है वो शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, और इजीली बाष्पीकृत हो जाएगा तो हमें ठंडा फील होगा। अगर इसी की जगह अपन ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो ब्लैक कपड़ा जो है वो एनर्जी को बाहर से भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सूती कपड़ा जो होता है वो तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन जो ब्लैक कपड़ा होता है वो बाहर से एब्जॉर्ब भी करता है। अब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो आपके अंदर हीट का एक लेयर बना देगा। ठीक है, एयर एक लेयर बना देगा जिससे आपको गर्मी लगे। ऐसा सर्दियों में आप गर्म कपड़े पहनते हो तो उनमें होता क्या है, गर्म कपड़ों में एक एयर की लेयर बन जाती है। ठीक है, एयर की लेयर बन जाती है जो हमारी शरीर की हीट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन यही अगर हमारे साथ गर्मियों में हो जाए तो हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है? भाई बर्फीले जल जो होता है, जैसे कि आपने फ्रीज से बोतल निकाली या फिर ठंडा पानी लिया, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लिया, तो उसके बाहर जो है वो बूंदें जमा हो जाते हैं। वो बूंदें जमा जो होती हैं वो आपकी जल में से नहीं निकलती। क्या आपने सोचा हो कहीं की प्लास्टिक को पार करके बाहर चली गई जल की बूंदें, या आपकी कांच के गिलास को बाहर चली गई पार करके? ऐसा नहीं होता है। आपके सराउंडिंग्स में जो नमी होती है उसको जमा देती हैं, वो जमा देती हैं। अब आपके सराउंडिंग्स में जो भी नमी है उसको जमा देगी। अब उसको जमा देगी तो क्या है, वो बूंद के रूप में जमती हैं। तो वो आपके गिलास का वाटर या फिर आपकी बोतल का वाटर ना होगे, वो सराउंडिंग्स की नमी है। ठीक है, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह बूंद द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो ग्लास या आपको बोतल जो है वो ठंडा है, जलवाष्प जैसे उसके कांटेक्ट में आई, एयर जैसे उसके कांटेक्ट में, तो उसमें जो जलवाष्प होते हैं वो उस पर जम जाते हैं। बस इट्स सिंपल। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अपन एक बार इन साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं, कण के बारे में देख लेते हैं। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। पहला होता है बोस-आइंस्टाइन, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, तो एक होता है ठोस, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस और एक होता है प्लाज्मा। तो ठोस, लिक्विड, गैस ये तो होते ही हैं 3, आपने पूरे चैप्टर में अपन ने पढ़े ही। और एक चौथा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, और एक होता है प्लाज्मा। तो ठीक है, अपन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट के बारे में देखते हैं अपन थोड़ा। ठीक है, प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, बहुत हाईली एनर्जी वाले होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल आयनाइज्ड गैस होती है उसके रूप में पाए जाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है या फिर नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर नियॉन बल्ब जो होते हैं ये, इनमें प्लाज्मा होती है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। भाई फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसके अंदर हीलियम या अन्य गैस होगी, नियॉन बल्ब जो होता है उसके अंदर नियॉन गैस वगैरह। यही अपने जो CFL और ट्यूबलाइट वगैरह जो ये होती हैं, बल्ब आते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, ये विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। जब जैसे ही इसमें हमने अपना स्विच दबाया तो उसमें लाइट जल गई, तो ये क्या होगा, ये आयनीकृत हो जाएगी ये। ठीक है, ये चमकती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा अपनी CFL जलती हैं, अपनी रॉड जलती हैं, रॉड जिसे बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, और बल्ब हो गए ये,
तो गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, ठीक है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है, ठीक है। सूर्य और जो तारे भी चमकते हैं वो प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, बहुत हाई टेम्परेचर के कारण ही तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, उन्हें प्लाज्मा बनता है। अगला हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये इन दोनों के नाम पे, एस एन बोस और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, इन्होंने रिसर्च किया था। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, एस एन बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा जाता है, ठीक है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक एक कॉर्नेल, उल्फगैंग कैट्रेले और कॉर्ली वेमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो स्टेज प्राप्त कर ली थी फिजिक्स में, इसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो कहते एक कॉर्नेल था, एक कैटरले था और एक वेमैन था, ठीक है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC प्राप्त होता है। तो BEC कैसे प्राप्त होगा कि सामान्य घनत्व वाली जो वायु होती है, जो वायु 1 atm प्रेशर में जो होती है और जो अपने नॉर्मल चारों तरफ पाई जाती है, इसके 1,00,000वें भाग, मतलब इसको 1,00,000 से डिवाइड कर दो, इतने भी छोटे भाग को, ठीक है, जितने कम घनत्व वाली गैस को और कम तापमान पर ठंडा करेंगे तो हमें BEC प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।